चलिए भाई, क्लास 12 के बच्चे बेटा एक बार फिर से आ जाइए। आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। एक पेज और एक पेन लेकर बैठिए और जितने भी फॉर्मूले हैं हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में, चाहे आप सोल्यूशन चैप्टर की बात करें, चाहे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की बात करें, या फिर बात करें केमिकल काइनेटिक्स की, उन सबको हम रिवाइज करेंगे अगले 5 से 10 मिनट में। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये सेशन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। भैया सबसे पहले लेकर चलते हैं आप लोगों को सोल्यूशन की तरफ, राइट। तो बच्चों यदि आप ध्यान से देखोगे तो सोल्यूशन वाला जो चैप्टर है ना, इसका जो पार्ट 1 है फॉर्मूले वाला, पता है वो किस पर बेस्ड है? वो बेस्ड है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पे। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पे ये बेस्ड है। और इसके जो फॉर्मूले हैं वो मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि हमने 11th में भी पढ़े और ये बार बार पढ़े हैं, तो ये अपने को याद हो गए। ठीक है, अब सुनो इसमें कौन से फॉर्मूले सर। इसमें एक आपको याद रखना है मास परसेंटेज बेटा, दूसरा आपको जो है याद रखना है मोलैरिटी। मोलैरिटी का चलो देख ही लेते हैं, 1 मिनट तो लगेगा। ठीक है, मोलैरिटी क्या हो जाएगा अपना सर? ये हो जाएगा NB इंटू ये यहाँ पर 1000। और बेटा मोलैरिटी यदि है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, चलो तीसरे नंबर पे हम देख लेते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी में जहां पर आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ था वहां पर आप लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका स्मॉल m, यहां पर NB होगा, यहां पर 1000 डिवाइड बाय यहां पर होगा WA, और वो भी किस में गिवन होना चाहिए सर? ग्राम में। ऐसे ही ऊपर जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है, राइट, वो किस में गिवन होना चाहिए सर? वो गिवन होना चाहिए ml में। तो ये 3 फॉर्मूले हैं बच्चों हमारे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले, राइट। इसमें एक फॉर्मूला और है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाट? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए क्योंकि मोल फ्रैक्शन हमारा सॉल्युबिलिटी वाले केस में भी आएगा। और याद रहे जब भी किसी फ्रैक्शन की बात होती है वो एक टाइप का रेशो होता है और वहां पर, राइट, कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो यदि मैं सॉल्वेंट के लिए मोल फ्रैक्शन निकालूंगा सो इट विल टर्न इनटू व्हाट? Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb। और सर इसी तरीके से Xb इज इक्वल टू व्हाट? Nb डिवाइड बाय Na प्लस Nb। ठीक है, एक फॉर्मूला आप ये भी देख सकते हो यदि आपके पास एक ही सॉल्वेंट है और एक ही सोल्यूट है, क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो दोनों एक एक ही होंगे। तो इन दोनों को जब आप सम अप करोगे तो आपका आंसर जो है वो बना जाएगा। अब बच्चों ये जो फॉर्मूले आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे आपके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। कुछ ऐसे भी फॉर्मूले हैं जिनसे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे। तो देखो, किसी एक सॉल्यूशन के, कोई एक सॉल्यूशन मैंने लिया और यदि मैं उसके मोलैरिटी में चेंज करता हूं तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, और यदि मैं वॉल्यूम में चेंज करता हूं तो मोलैरिटी में चेंज आएगा। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, दैट इज व्हाट? M1V1 इज इक्वल टू व्हाट सर? M2V2। एक फॉर्मूला बेटा ये वाला हो गया। ये सिंगल सॉल्यूशन के लिए, मतलब इसमें सॉल्यूशन चेंज नहीं हो रहा है। और एक मोलैरिटी वाला केस आता है जिसमें दो अलग अलग सॉल्यूशन हम लेते हैं, दोनों की मोलैरिटी डिफरेंट होती है, दोनों का वॉल्यूम डिफरेंट होता है, और जब दोनों को हम मिलाते हैं बेटा तो उस कंडीशन में एक तीसरा सॉल्यूशन बनता है। हम उसके बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखोगे तो वो ये वाला होता है, दैट M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू व्हाट? M3V3। यार पहले मैं क्या सोच रहा था ना कि सारे फॉर्मूले को शीट होती है तो उसको इधर ही पे लिख देते हैं और फिर वहीं से पढ़ा देंगे। फिर मैंने सोचा कि नहीं भैया, हो सकता है कि आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, आपको कितने फॉर्मूले याद हैं। ठीक है बेटा, चलो तो सॉल्यूशन चैप्टर में ये कंसंट्रेशन वाला पोर्शन था, ये जरूर आप याद रखें। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, आ जाओ। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की। ठीक है, ध्यान से देखना। तो अब हम बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अच्छा, एक चीज याद रखिए, इस पूरे चैप्टर में सॉल्वेंट आपका हमेशा लिक्विड होगा, सोल्यूट आपका जो है वो गैस भी हो सकता है, जैसे कि हेनरीज लॉ की बात करेंगे, वोलेटाइल लिक्विड भी हो सकता है जैसे कि राउल्स लॉ की बात करेंगे, और नॉन वोलेटाइल सॉलिड भी हो सकता है जैसे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो जब आप सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात करोगे तो यहां पर आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा पार्शियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में, एंड दैट इज व्हाट? P इज इक्वल टू व्हाट? KH इनटू XP। अब याद रहे बेटा, ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है आपका, इसी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। इसी को हम क्या कहते हैं सर? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। और बेटा तीसरा फॉर्मूला है दैट लिक्विड इन लिक्विड वाला, लिक्विड इन लिक्विड वाला, और इसमें एंट्री होती है किसकी सर? राउल्स लॉ की। किसकी एंट्री होती है सर? राउल्स लॉ की। ठीक है, तो यहां पर जो फॉर्मूला आपको मिलेगा, क्योंकि देखो सोल्यूट भी आपका वोलेटाइल है, सॉल्वेंट भी आपका वोलेटाइल है, इसीलिए क्या होगा कि वेपर प्रेशर आपको दोनों के मिलेंगे। तो यहां पर जो P टोटल का फॉर्मूला होगा वो होगा भैया PA प्लस यहां पर PB। और सर इसको यदि हम एक्सटेंड करें तो P नॉट A
एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब यहां पर अब क्योंकि देखो सॉल्यूशन चैप्टर ये कहता है कि भाई सोल्यूट के ऐड होने से क्या चेंजेस आ रहे हैं सॉल्यूशन की या सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज में, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो एक्स ए है उसको वापस से एक्स बी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा और जो भी फाइनल इक्वेशन होगी वो आपकी आगे आ जाएगी। क्लियर होगी बात? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो यहां पर जो एक्स ए और एक्स बी है ना, ये मोल फ्रैक्शन या कॉम्पोजिशन है बेटा लिक्विड फेस में, है ना। जैसे वेपर प्रेशर मिलता है तो गैसियस फेस होता है, और लिक्विड फेस कौन सा है? जो बल्क के अंदर है। जब आप सेम चीज को वेपर फेस में बात करोगे तो वहां पर एंट्री होती है फिर डाल्टन्स लॉ की, और यहां पर जो फॉर्मूले आपको मिलते हैं वो मिलते हैं दैट वाई ए इज इक्वल टू व्हाट, तो भैया वाई ए आपका जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि वाई की वैल्यू 0 पॉइंट, ओके, तो ये हो जाएगा आपका देखो दैट पी ए इज इक्वल टू व्हाट, तो सर ये हो जाएगा आपका पीटी, ये जो टोटल पी आपने निकाला था इनटू वाई ए, और यहां पर आ जाएगा बेटा पीबी इज इक्वल टू व्हाट, पीटी इंटू वाई बी। क्या बात समझ में आ गई? याद रखेंगे वाई ए और वाई बी आपका मोल फ्रैक्शन है गैसियस फेस के लिए, पर ये लोग ना फ्रैक्शन वर्ड यूज नहीं करेंगे, ये वर्ड यूज करेंगे कॉम्पोजिशन। कौन सी चीज यूज करेंगे? कॉम्पोजिशन। तो ये सोल्यूशन के पार्ट 1 के फॉर्मूले थे। पार्ट 2 इसका जो है बच्चे वो है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो पार्ट 2 की जब मैं बात करूंगा तो यहां पर है बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास आते हैं टोटल 4 फॉर्मूले। बात समझ में आ गई? अब सुनो, देखो पहला तो भैया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इसका फॉर्मूला होगा दैट पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू व्हाट, एक्स बी। बेटा ये जो एक्स बी है, ठीक है, इसको भी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहा जाता है मोल फ्रैक्शन के साथ साथ, राइट। ऐसा ही दूसरा वाला जो है बच्चों वो है एलिवेशन इन, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, द डेल टी बी इज इक्वल टू व्हाट, यहां पर के बी इंटू यहां पर मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? और सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, तीसरे नंबर पे है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, डेल टी बी इज इक्वल टू व्हाट, चेक करते जाओ आपको कितने फॉर्मूले यहां पर याद हैं। ठीक है बेटा, और चौथे नंबर पे है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि ओपी, और ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा पाई इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा सुनो, ऑस्मोटिक प्रेशर को पी भी कह सकते थे, बट उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पाई से, तो बेटा ये 3.14 नहीं है, ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला अपना बन जाएगा दैट पाई इज इक्वल टू व्हाट, CRT। अब ध्यान से सुनो, ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये हमारे अबनॉर्मल सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए सर, ये है ना अबनॉर्मल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, ये सारे के सारे किसके लिए सर, अबनॉर्मल सॉल्यूशन के लिए, सॉरी नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए, है ना। ये वाले किसके लिए सर, ये नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए। अब सुनो, जब मैं अबनॉर्मल सॉल्यूशन की बात करूंगा, राइट, जब मैं बात करूंगा अबनॉर्मल सॉल्यूशन की, अबनॉर्मल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसका सॉल्यूट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट काइंड ऑफ होता है, जिसमें या तो डिसोसिएशन होता है या फिर जिसमें एसोसिएशन होता है। तो जब मैं अबनॉर्मल सॉल्यूशन की बात करूंगा तो इसकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है बेटा, वो आई से मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, नॉर्मल। क्या बात समझ में आ रही है? और ये किसके लिए हो गया, अबनॉर्मल। और ये जो आपका आई यहां पर है, ये है बच्चे वेंट हॉप्स फैक्टर, और ये जो वेंट हॉप फैक्टर है, राइट, इसको हम अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसका कनेक्शन डिसोसिएशन के साथ भी होता है और एसोसिएशन के भी साथ होता है। तो यदि मैं डिसोसिएशन की बात करूं, ध्यान से देखना, तो बेटा डिसोसिएशन की यदि हम बात करेंगे, ठीक से लिख लेते हैं इसको, इतनी भी जल्दबाजी नहीं है सर, है ना। चलो, तो यहां पर यदि मैं डिसोसिएशन की बात करूंगा बच्चे, तो डिसोसिएशन हमारा जो है वो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, देखो अल्फा जो है ना बेटा, ये हमारा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, या फिर आप इसको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी कह सकते हो, एक ही बात है, या तो डिसोसिएशन या आयनाइजेशन। आयनाइज होगा तभी तो डिसोसिएट होगा, राइट। और ये हो जाएगा बेटा आपका I-1 डिवाइड बाय दैट N-1, N-1, तो एक तरफ I-1 हो गया और एक तरफ आपका N-1 हो गया। I क्या है सर, ये वेंट हॉप फैक्टर है, ठीक है। और सर अल्फा क्या है, तो अल्फा है बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा एक और चीज, इस वाले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से कंफ्यूज नहीं करोगे,
अभी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फॉर्मूला बताएंगे वो वहां से, ठीक है, वो अलग चीज है बेटा। और n जो है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे कि यदि NaCl की यदि हम बात करेंगे तो n = 2 होगा, H2SO4 की यदि हम बात करेंगे तो n = 3 होगा। कितने आयंस आपको मिल रहे हैं वो बताना जरूरी है। एसोसिएशन की यदि आप बात करोगे तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज अल्फा, और ये हो जाएगा बेटा 1 - I, और ये हो जाएगा 1 - 1/n। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर आपके सॉल्यूशन चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं वो खत्म होते हैं। हम चलते हैं भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ, सबसे ज्यादा वेटेज है उसका, और देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन से फॉर्मूले हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो ध्यान से देखो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जब मैं बात करूंगा तो भैया इस पूरे चैप्टर को हमने कुछ एक पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, इसका पहला पार्ट है बच्चों फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस की यदि हम बात करते हैं, राइट, तो इलेक्ट्रोलिसिस हमारा जो है वो क्या हो जाएगा सर, इलेक्ट्रोलिसिस के ना दो हमारे पास फॉर्मूले हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ वाला और फैराडेज सेकेंड लॉ वाला। अब कौन से हैं तो ध्यान से देखो। फैराडेज फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जिस मात्रा में, जिस क्वांटिटी में आप इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पर सप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा एलिमेंट रिलीज होगा, लिबरेट होगा, डिपॉजिट होगा, राइट। तो उसका हमने फॉर्मूला बनाया था Z × I × T। I और T जो है वो करंट और टाइम है आपका। रही बात आप Z की करेंगे बेटा तो Z हमारा होगा दैट मोलर मास डिवाइड बाय N इंटू यहां पर F इंटू यहां पर I इंटू यहां पर T। अच्छा, इसमें एक और चीज देखनी है बेटा, मोलर मास डिवाइड बाय N जो है उसको हम कहते हैं मास इक्विवेलेंस। क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम कहते हैं मास इक्विवेलेंस। तो मोलर मास डिवाइड बाय N। अब आप बोलेंगे सर इस N का मतलब क्या है? ये है भाई उस एलिमेंट की वैलेंसी जो चाहिए रहती है। जैसे यदि मैं बात करूं सोडियम की, N = 1 है। भैया मैग्नीशियम की बात करेंगे N = 2 है। एल्यूमिनियम की यदि हम बात करेंगे N = कितना है सर? 3 है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वैलेंसी। वैसे यदि देखा जाए तो N क्या है? N है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जो भी आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ना, बात समझ में आ रही है, वो हमारा क्या है सर? स्मॉल n है। थोड़ा सा हैंडराइटिंग को इग्नोर करेंगे, है ना, बहुत सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। तो ये मास इक्विवेलेंस हो गया बेटा, है ना, ये मास इक्विवेलेंस हो गया। इसी को हम फैराडे के सेकंड लॉ में यूज करते हैं। फैराडे का सेकंड लॉ ये कहता है कि यदि आप दो या उससे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में रखते हो, राइट, तो भैया सबका इलेक्ट्रोलिसिस होगा। और जब सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो सबके डिपॉजिटेड बाय जो मास है और इक्विवेलेंस मास का जो रेशो है वो कांस्टेंट होगा। मतलब ये कि यदि मैं यहां पर दो कंटेनर लेता हूं और एक में मैंने डाला हुआ है ZnSO4 और एक में मैंने डाला हुआ है CuSO4, और एक और ले लो आप AgSO3, AgNO3 ले लो। SO3 में तो फिर मुझे लगाना पड़ेगा ना, यहाँ पे 2Ag लगाना पड़ेगा, NO3, और इन सबको आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अच्छा, एक और चीज बच्चे, ये जो पीले कलर के हमने यहाँ पर बनाए हुए, ये ब्रिज नहीं है, कनेक्टिंग वायर है। फैराडेज सेकंड लॉ में कोई भी सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं होता, कनेक्टिंग वायर यूज होते हैं, राइट। चलो, और यदि इन सबको हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में WZn डिवाइड बाय इक्विवेलेंस मास ऑफ Zn इज इक्वल टू WCu डिवाइड बाय इक्विवेलेंस मास ऑफ Cu इज इक्वल टू WAg डिवाइड बाय इक्विवेलेंस मास ऑफ Ag, जो है वो आपका कांस्टेंट होगा। क्या बात समझ में आ गई? ये पहला पार्ट था हमारे किसका? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। हम सर इसके दूसरे वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दें? बिल्कुल कर देते हैं सर, आ जाइए। तो भैया दूसरे पेज में कर लेते हैं, है ना, चलो आ जाओ। अब आते हैं इसके हम पार्ट 2 पे। बच्चों पार्ट 2 हमारा जो है वो है किस पर? नर्स्ट इक्वेशन पे। नर्स्ट इक्वेशन मतलब एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें हम केमिकल रिएक्शन से गैल्वेनिक सेल के अंदर, वोल्टिक सेल के अंदर, डेनियल सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाले हैं। तो पार्ट 2 की जब हम बात करेंगे बेटा तो यहां पर सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो आएगा E0 सेल निकालने का, और ये होगा हमारा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, आ जाओ। अब इसके बाद E सेल निकालेंगे। अब बहुत सारे बच्चों को भाई ये डाउट रहता है कि सर E सेल और E0 सेल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये बता दो। बिल्कुल बताएंगे बेटा, ध्यान से सुनना। देखो, E0 सेल हमारा निकाला जाता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, जब इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलैरिटी जो है वो 1m होती है, टेम्परेचर हमारा जो है 298 केल्विन होता है और प्रेशर हमारा 180 m होता है। बात समझ में आ रही है? और ई सेल हम किसी भी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे निकाल सकते हैं। -0.0 देखो 0591 डिवाइड बाय यहां पर n
ये n वही है कि कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, राइट। और भैया यहां पर आ जाएगा आपका लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड आयन, याद रहे एनोड नहीं आएगा बच्चे, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ, यहां पर आ जाएगा बेटा कैथोड आयन, ठीक है। और यदि उनके आगे कोई स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा हुआ है तो वो भी आप लिख दो, x और y यहां पर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यदि मैं इक्विलिब्रियम की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा सर, इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें नेट करंट फ्लो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ई सेल हमारा जो है वो जीरो हो जाता है बेटा, है ना, क्योंकि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल रही है। तो उस कंडीशन में फिर हम निकाल कर ले आते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू व्हाट, माइनस माइनस बिकम प्लस और 0.0591 डिवाइड बाय एन। अच्छा एक और चीज है, जब आप कैलकुलेशन कर रहे होगे ना तो इसको 0.06 ले सकते हो यदि आपका बहुत लेंथी कैलकुलेशन है तो, उससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलो भाई, और यहां पर बेटा लॉग इस पूरे की जगह पर आ जाएगा लॉग केसी। एंड व्हाट इज केसी सर, दिस केसी इज व्हाट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस केसी इज व्हाट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम एक और चीज करते हैं, हम गिब्स एनर्जी के साथ में भी राइट हमारा जो ई नॉट सेल है उसको रिलेट करते हैं। तो बेटा उसका भी एक फॉर्मूला है मस्त वाला, ध्यान से देखो, डेल जी इज इक्वल टू व्हाट माइनस एन एफ ई सेल, पहला फॉर्मूला। और यदि हम स्टैंडर्ड केस की बात करेंगे तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अच्छा एक और चीज है कि जो एफ है वो बेसिकली हमारा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, तो ये हमारे एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे 1 फैराडे, एक इलेक्ट्रॉन का नहीं एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, एंड वी मस्ट कॉल इट 1 फैराडे। तो यहां तक की बात भी क्लियर है सारे बच्चों को, ये हमारी नस्ट इक्वेशन वाले फॉर्मूले थे। हम थोड़ा और आगे चलेंगे सर और बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी वाले फॉर्मूले की। तो भैया मोलर क्या लिख दिया गया है सर, इसको दोबारा लिखिए सर, आ जाइए सर। चलो तो बेटा अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। याद रहे मोलर कंडक्टिविटी बेटा आयंस की होती है, किसकी होती है सर, मोलर कंडक्टिविटी होती है आयंस की। किसकी होती है बच्चों, आयंस की। इलेक्ट्रॉन्स की होती है मेटालिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो कंडक्शन हो रहा है ना, वी कॉल इट मोलर कंडक्टिविटी, और इसका फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी कप्पा डिवाइड बाय कंसंट्रेशन इनटू ये यहां पर आपका 1000। अच्छा इसमें एक और चीज है कि आपका जो कप्पा यानी कि कंडक्टिविटी है, इसका एक फॉर्मूला होता है जी स्टार डिवाइड बाय आर। जी स्टार हमारा डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें एरिया भी आता है और लेंथ भी आती है। तो ये मोलर कंडक्टिविटी है, ये फॉर्मूला है, एंड दिस इज सिंपली व्हाट मोलर कंडक्टिविटी। अब इसी में एक आती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ध्यान सुनो, इसी में एक आती है बच्चों लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं दैट लैम्डा नॉट एम। अब ये क्या चीज है, जब भैया डाइल्यूशन हमारा इनफाइनाइट हो जाए या कॉन्सेंट्रेशन अबाउट टू जीरो हो जाए, वी मस्ट कॉल इट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, राइट। अब इस पे डिजाइन है हमारा कोरलॉश लॉ, जो कि कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट राइट इज इक्वल टू व्हाट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन आयन, यहां पर x जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और ये यहां पर आपका आ जाएगा केट आयन जो कि बेसिकली आपका y इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में दो रिलेशन होते हैं, ध्यान से देखना बेटा, एक होता है हमारा डिग्री ऑफ राइट, एक होता है बेटा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा अल्फा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। वन कंसेप्ट इज देयर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी से हमेशा ज्यादा होती है। क्या बात समझ में आ रही है, तो एक रिलेशन ये वाला हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा, इसके क्वेश्चन आते हैं। ओके, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाली जाएगी कोरलॉश लॉ से, मोलर कंडक्टिविटी जो है वो निकाली जाएगी ऊपर वाले फॉर्मूले से। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा जाएगा, आप दोनों को कैलकुलेट करके बता सकते हो। साथ साथ में एक फॉर्मूला इसका और है, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। ये 11th क्लास में हमने देखा था, जहां पर आपका जो सी है वो कंसंट्रेशन है और अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। याद रहे ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है बेटा, और ये जो नीचे अल्फा दिख रहा है ना आपको, व्हाट वी कॉल इट, नहीं रुको, यहां पे के ए आएगा, और ये जो आपको दिख रहा है ना ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है। क्या है सर, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है। बात समझ में आई, तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का कंसेप्ट था। तो वो डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया, कोरलॉश लॉ हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, और मोलर कंडक्टिविटी हमने कर ली है। क्लियर हो गई बात, चलो भाई, इसके अंदर जो कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी,
सेल कांस्टेंट, वो जो फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, सेम फॉर्मूले रहेंगे, उसको मैं नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, है ना। चलो अब बढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स की तरफ, आ जाओ भैया। सबसे आसान और सबसे मजेदार चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। सर इसमें क्या कहानी है? देखो, केमिकल काइनेटिक्स ना किसी रिएक्शन के काइनेमेटिक्स को बताता है कि भैया रिएक्शन किस रेट से आगे हो रही है, किस रेट से पीछे जा रही है, किस रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, और ऐसा कौन सा रेट है जिससे रिएक्टेंट आपका डिसअपियर हो रहा है। तो इसके बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, ठीक है, मतलब उतने ही है जितने इसके पहले वाले चैप्टर्स में थे। सबसे पहला है बेटा इसका रेट लॉ। देखो एक तो ये वाला फॉर्मूला है, ए प्लस बी गिव्स सी। तो इसका जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालता हूं तो हो जाता है -1/a डी ए डिवाइड बाय यहां पर डी टी इज इक्वल टू वॉट -1/b। याद रहे रिएक्टेंट्स के लिए हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि समय के साथ उनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, और प्रोडक्ट के लिए हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि समय के साथ उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? इसलिए देखो 1a और b में मैंने नेगेटिव लिया हुआ है, और सर इसी तरीके से 1/c यहां पर आ जाएगा dc डिवाइड बाय dt। ये रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है, राइट। इस कंसेप्ट तक ही आपको प्रोडक्ट के बारे में ध्यान देना है। इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं वो रिएक्शन के कंसंट्रेशन पर बेस्ड होंगे, जिसमें एक आता है रेट लॉ। और रेट लॉ बेटा इसको हम रेट ही कहते हैं, और ये रेट होता है हमारा रेट के, व्हाट इज के, दैट इज रेट कांस्टेंट। और सर ये यहां पे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n, n जो है ऑर्डर है, n जो है वो ऑर्डर है। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में आप जरूर पढ़ कर जाइएगा, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। चलो भाई थोड़ा और आगे बढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसमें ना एक डाउट रहता है आप लोगों को कि सर इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है और डिफरेंशिएट जो रेट लॉ है वो क्या है। देखो इस इक्वेशन को यदि मैं ध्यान से देखूं तो -dr डिवाइड बाय dt है, राइट। और यहां पर है बेटा k, और यहां पर r। मान लेते हैं कि n इक्वल टू हमने 1 ले लिया है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर, तो यहां पर 1 आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है क्या डिफरेंशिएशन के टर्म्स में दिख रही है? मतलब यदि इसको मैं और एग्जैक्ट एक्सचेंज कर दूं यहां पर, तो ये r आ जाएगा और ये यहां पे k dt आ जाएगा। क्या ये और नेगेटिव साइन भी उधर चला जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है डिफरेंशिएशन के टर्म्स में दिख रही है, पक्का वाली बात। तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन रेट लॉ या डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन। अब इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, सोचो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री इतनी तगड़ी चीज है, एक ही टॉपिक में डिफरेंशिएशन देन इंटीग्रेशन। इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तब जो चीज हमको मिलेगी, वी मस्ट कॉल इट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। व्हाट वी कॉल इट? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों के लिए लिख लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, है ना, सारी चीजें लिख लेते हैं, ध्यान से सुनो। तो यहां पर n इज इक्वल टू 1 है, और बेटा यहां पर n इज इक्वल टू 0 है। n इज इक्वल टू 1 के लिए हो जाएगा k 2.303 डिवाइड बाय यहां पर आपका t विच इज टाइम। भैया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज r0, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज r। दूसरा फॉर्मूला इसका T1/2 वाला आप बना लो, 0.693 डिवाइड बाय यहां पर k आ जाएगा। यदि हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे बच्चों, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा दैट KT इज इक्वल टू व्हाट, R0 डिवाइड माइनस R। अच्छा एक और चीज है बेटा, ये सारी ही इक्वेशंस इक्वेशन ऑफ लाइन को फॉलो कर रही है, इसलिए वो जरूर पढ़कर जाइएगा, एंड स्लोप एंड ऑल दैट जरूर पढ़ के जाइएगा। आज मैं ग्राफ नहीं करवा रहा हूं, सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करवा रहा हूं, इसलिए आज हम ग्राफ वाले क्वेश्चंस या बात नहीं करेंगे। चलो, और इसका जब मैं T1/2 की बात करूंगा तो ये हो जाएगा भैया R0 डिवाइड बाय 2k। क्लियर हो गई बात? तो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो वाली हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे कि भैया रेट कांस्टेंट मेरा जो है, रेट कांस्टेंट, उसका कनेक्शन टेम्परेचर के साथ कैसे है। तो ध्यान से सुनोगे, जब कभी भी हम किसी टेम्परेचर को, किसी रिएक्शन में टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास इंक्रीज करते हैं, उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 यानी कि 2 से 3 टाइम्स जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो उस पर काम किया आर्हेनियस अंकल ने, और हम बात करने वाले हैं आर्हेनियस इक्वेशन। तो उन्होंने कहा भैया कि एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो रेट कांस्टेंट होगा उसका कनेक्शन किसके साथ होगा, उसका कनेक्शन होगा एक्टिवेशन एनर्जी के साथ में। अब कौन से टर्म्स यहां पर हैं, तो सारे ही बच्चे देख लीजिएगा। कैपिटल के यदि आपको दिख रहा है तो वो रेट कांस्टेंट होगा। EA जो ऊपर लिखा हुआ है बेटा, कैपिटल EA, वो एक्टिवेशन एनर्जी है। इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है, प्लीज जाकर देख लीजिएगा। स्मॉल ई हमारा एक्सपोनेंशियल है सॉरी 2.73 उसकी वैल्यू होती है, आर गैस कांस्टेंट और टी हमारा टेम्परेचर है। पर देखो
इससे ना हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा भैया एक काम करो, दोनों का आप ln ले लो, तो फिर बेटा आपको दो इक्वेशंस मिल जाएंगी, माइनस EA डिवाइड बाय RT। और देखो इससे भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में हमें ln नहीं चाहिए, हमें log चाहिए बेटा। तो हम इसको करेंगे नेचुरल लॉग में, अभी जो बेस है वो E है, तो नेचुरल लॉग में जब हम करेंगे तो ln k इक्वल टू हो जाएगा दैट log a माइनस EA डिवाइड बाय 2.303 RT। टेम्परेचर आपको हमेशा केल्विन में लेना है, राइट। अब यहां पर उन्होंने एक कंडीशन लगाई कि बताओ बबुआ, दो अलग अलग यदि टेम्परेचर गिवन है तो उसके बीच में आप कैसे आर्हेनियस इक्वेशन को फिट करोगे। तो वहां पर आपने कहा कि सर देखो, दो अलग अलग इक्वेशन यदि गिवन है तो हम करेंगे K2 डिवाइड बाय K1 इज इक्वल टू व्हाट, लॉग ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा EA डिवाइड बाय 2.303 इंटू R, और ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय T1 माइनस T2। अरे बे T1 माइनस T2 होगा क्योंकि नेगेटिव है ना, तो आप दो इक्वेशन ऐसी बना लेना है, K1 वाली K2 वाली, K2 वाली से K1 वाली को माइनस करोगे, ये वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी। अगेन इन सबके आप ग्राफ्स जो है वो जरूर देख कर जाइएगा। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल सर। तो बेटा ये हमने सारे जो फॉर्मूले हैं उसको रिवाइज कर लिया है, थोड़ा स्पीडली ही किया है, और बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका रिवीजन या तो चल रहा है या फिर पूरा हो गया है। क्लियर है? अगला आपको जो वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, किस टॉपिक पे चाहिए आप जरूर बताइएगा, और तब तक के लिए बने रहिए अनअकैडमी के साथ। मिलते हैं कुछ नए और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन।